हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी कंपटीशन की तैयारी में लगे होंगे, बहुत सारा इसमें एफर्ट भी डाल रहे होंगे और सोशियोलॉजी सीरीज़ का आनंद ले रहे होंगे, इससे सीख रहे होंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक जो हम पर्सपेक्टिव ऑन स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी कर रहे थे, उसी के अंतर्गत आता है स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म ऑफ एमएन श्रीनिवास करने वाले हैं। शुरू करें आज का सेशन। देखिए, Mysore Narasimhacharya Srinivas pioneered structural functionalism in India through his path-breaking work on crooks of Mysore in 1940। ठीक है, तो इनका पूरा नाम है ये मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास। ठीक है, इन्होंने जो मैसूर के क्रूक्स लोग थे उन पे स्टडी की थी, 1940s में की थी। ठीक है, इट वॉज अ होलिस्टिक स्टडी ऑफ कुक सोसाइटी एंड ही एनालाइज्ड हाउ डिफरेंट कल्चरल एलिमेंट्स contribute to solidarity of Kurk society. However, unlike his Western counterparts like Parsons, he didn't take fancy flights of formulating grand theories. He was also perhaps the first sociologist who developed his perspective by deviating from a प्योरली इंडोलॉजिकल व्यू। तो इनको पहला ऐसा सोशोलॉजिस्ट माना जाता है जिन्होंने थोड़ा सा डेविएट होकर के स्टडी की, जो इंडोलॉजिकल व्यू था उसके इतर होकर के। ठीक है, हिज मेजर कंट्रीब्यूशन वाज टू चैलेंज द then prevailing dominant paradigm that focus on understanding Indian society from a purely textual point of view। तो इन्होंने केवल टेक्स्ट पढ़ के या इनसे इतर होकर के, इनसे विलग होकर के अपना एक डोमिनेंट, एक तरह से कह सकते हैं शिफ्ट इन्होंने किया। जो भी इन्होंने स्टडीज़ रखी, फील्ड स्टडीज़ किए इन्होंने। ठीक है, आगे देखिए, एंड इन द प्रोसेस, इसी प्रोसेस में ही यूज्ड इन न्यू ईयर फ्रेमवर्क्स फॉर अंडरस्टैंडिंग हिंदू सोसाइटी इन पर्टिकुलर एंड इंडियन सोसाइटी इन जनरल। ठीक है, तो जनरल स्टडी भी की और पर्टिकुलर स्टडी भी इन्होंने की। हिज स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म वाज अ ब्लेंड ऑफ अप्रोचेस यूज्ड बाय रैडक्लिफ ब्राउन एंड इवांस प्रिटचार्ड अंडर whom he had received his sociological training in Britain। तो इनका जो स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म है ब्लेंड है, यानी मिक्सचर है किस चीज़ का, जो रैडक्लिफ ब्राउन थे, ठीक है, और इवांस प्रिटचार्ड थे, उन्होंने जो उनके अंतर्गत जो ट्रेनिंग ली थी उसी से ये सब चीज़ें आ रही थी, जो कि ब्रिटेन के ये सारे लोग थे। ब्रिटेन में उन्होंने सारे इनसे स्टडी, इनके अंतर्गत काम किया था। ठीक है, ही यूज स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ऑफ ब्राउन एंड एंथ्रोपोलॉजिकल फील्ड व्यू ऑफ प्रिटचार्ड। तो इन्होंने देखिए फंक्शनलिज्म, जो रैडक्लिफ ब्राउन का जो फंक्शनलिज्म था उससे इन्होंने बहुत कुछ चीज़ें निकाली। ठीक है, और जो एंथ्रोपोलॉजिकल व्यू था प्रिटचार्ड का, उनके स्टडीज से, जो भी उन्होंने फील्ड स्टडीज़ की थी उससे निकाला इन्होंने। एट द सेम टाइम ही वॉज ऑल्सो क्रिटिकल ऑफ द अमेरिकन इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन सोशोलॉजी थ्रू द इंस्टीट्यूशंस लाइक फोर्ड फाउंडेशन, as American social scientists were viewed as promoting American values in the garb of making sociology a scientific discipline। तो इनका कहना था कि बहुत सारा अमेरिकन इन्फ्लुएंस था इंडिया पर। ठीक है, जो इंडियन सोशोलॉजी जो डेवलप हो रही थी बहुत ज़्यादा अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट से प्रभावित थी। ठीक है, उनका इन्फ्लुएंस था और वो ऐसा कर रहे थे, इसको बनाने के लिए क्या, एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाने के लिए ऐसा कर रहे थे। He blended theoretical structural functionalism with empirical work, and as a result, he studied the smaller constituents of society like villages as functional wholes। तो इन्होंने क्या किया, स्टडी किया, विलेजेस की स्टडीज़ की। ठीक है, और उनका कहना था कि जब इन छोटे छोटे इकाइयों को हम स्टडी करेंगे तभी हम उनके फंक्शनल होल पूरा जान पाएंगे ना। He used the method of direct observation to study Kurk society and introduced elements of ethnography। His approach also took into account इंडोलॉजिकल व्यूज़, इन्फ्लुएंस ऑफ विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड इन हिज वर्क्स। तो इनके जो काम में, इनके जो अप्रोच में इंडोलॉजिकल व्यू भी आ जाता है। ठीक है, इन्फ्लुएंस, इनके जो इन्फ्लुएंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, जब हम इंडोलॉजी यानी इंडियन सोसाइटी की स्टडी कर रहे होते हैं, उसके सिस्टमैटिक सिस्टम्स में जा कर के, घुस कर के आराम से जब इत्मीनान से स्टडी करते हैं तो पाते हैं कि एमएन श्रीनिवास का बहुत बड़ा रोल है और इनके वर्क को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है,
Srinivas had a systems view of Indian society which was derived from his own micro studies of small community based organizations. ठीक है, तो इन्होंने माइक्रो बेस्ड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस की भी स्टडी की. He studied Indian society in terms of patterns of relations, social institution and their working in society in a holistic manner. तो पैटर्न्स ऑफ रिलेशंस इन्होंने स्टडी किया. पैटर्न का मतलब होता है कोई रिलेशन कैसे बन रहा है तो उसका क्या पैटर्न रहा है. ठीक है. सोशल इंस्टीट्यूशंस आप समझ ही रहे हैं, जितनी भी सामाजिक संस्थाएं होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनकी स्टडी करना, उनकी वर्किंग को देखना और सोसाइटी में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, पूरा होलिस्टिक मैनर में उन्होंने स्टडी किया. श्रीनिवास इंटरप्रेटेड पर्टिकुलर सोशल फेनामेना. तो सोशल फेनामेना क्या क्या वो जान लीजिए, लाइक कास्ट, फैमिली एंड रिलीजन इन फंक्शनल टर्म्स within a larger context of Indian society. In his study of Kurks, he described the concept of functional unity and established interpretations in the context of various rituals followed by the Kurks. तो ये कम्युनिटी का नाम है. तो इन्होंने स्टडी किया, तो ये उन्होंने उनके पैटर्न्स को देखा, इस्टेब्लिशमेंट बहुत सारे उनके इंटरप्रिटेशंस किए. ठीक है, वो क्या क्या रिचुअल्स फॉलो करते हैं उसके बारे में स्टडी किया और लोगों को बताया. ठीक है. ही ऑल्सो took a comparative view of Indian society by studying the same phenomena within specific regional contexts. He understood order and change as well. Order is understood in terms of caste, village or religion, etc. He also known for understanding the dynamics of Indian society. He emphasized upon understanding cultural changes leading to a change in society. तो इन्होंने क्या क्या स्टडी किया, किन किन टर्म्स में, विलेज को स्टडी किया, कास्ट को स्टडी किया, रिलीजन को स्टडी किया, और इनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो ही कहीं ना कहीं डायनेमिज़म जो इंडियन सोसाइटी में पाया जाता है वो भी उनको समझ में आया कि इतना डायनेमिज़म क्यों है, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स अवेलेबल हैं जहाँ पे कास्ट है, विलेज है, रिलीजन बहुत सारे हैं. ठीक है. और इनका जो इनका मेन इन्फेसिस कहाँ पे था, कल्चरल चेंजेस में, जो कि आगे जाकर क्या लाता है, सोशल चेंज लाता है सोसाइटी में. Study of Indian society through institution of caste dominated his writings. His concept of dominant caste in his study of village Rampura and his concept of Sanskritization in his study of Kurks of Mysore highlight it. तो इन्होंने dominant caste का स्टडी किया. विलेज था रामपुर ना, इंग्लिश में रामपुरा बोल देते हैं. एंड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन. तो संस्कृताइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आ रहा था, जो वो मैसूर में क्रुक्स लोग जो थे उनकी जब स्टडी कर रहे थे तो वहाँ से वो हुआ, उन्होंने इसको हाईलाइट किया. ही ऑल्सो स्टडीड द प्रोसेस ऑफ चेंज इन डिटेल इन हिज बुक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया 1962. इनकी किताब का नाम है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया. थ्रू हिज ट्विन कॉन्सेप्ट्स ऑफ, दो कॉन्सेप्ट्स लेकर के आए थे जिसमें था वेस्टर्नाइजेशन एंड संस्कृताइजेशन. हिज मोन्यूमेंटल वर्क, तो इनका मोन्यूमेंटल वर्क कहा जाता है, कौन सा है, द रिमेंबर्ड विलेज 1976. स्टिल कंसिडर अ क्लासिक इन द फील्ड ऑफ सोशोलॉजिकल फील्ड स्टडीज़. तो सोशोलॉजिकल फील्ड स्टडीज़ की जहाँ बात होती है तो इनका ये जो मोन्यूमेंटल वर्क है द रिमेंबर्ड विलेज 1976 ये बहुत ही प्रख्यात है. ठीक है. ओके. इट वॉज एन आउटकम ऑफ द 11 months he spent in the Karnataka village, in a Karnataka village which he names Rampur in 1948 and which he visited subsequently as well till 1964 तक इन्होंने वहाँ जा करके स्टडी किया और सब कुछ मतलब लिखा, अपनी थ्योरीज को दिया. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम द अबव जनरल व्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी ही ऑल्सो हैड स्पेसिफिक व्यूज़ on various other social institutions. His understanding of caste is primarily driven from his numerous field studies. He combines theory with practice. His understanding of caste has some ideological elements also, but it's more oriented towards its operational aspects. His concepts of Sanskritization, dominant caste, vote bank, etc. gave a practical view of Indian society, a radical shift from the earlier pure ideological view. तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो इनकी फील्ड स्टडीज़ हैं वो बहुत प्रख्यात हैं. इन्होंने थ्योरी को प्रैक्टिस के साथ कंबाइन किया. ठीक है. इनके कॉन्सेप्ट जैसे कि संस्कृताइजेशन, डोमिनेंट कास्ट, वोट बैंक, ये बहुत ही प्रख्यात है. इन्होंने ये सारे कॉन्सेप्ट्स दिए. इनका एक तरह से रेडिकल शिफ्ट था जो कि प्योर आइडियोलॉजिकल व्यू से बिल्कुल अलग था. ठीक है. ही व्यूड इंडियन विलेज एज अ प्रोटोटाइप ऑफ इंडियन सोसाइटी और एज अ माइक्रो
microcosm of Indian society, and like Ghurre, he also rejected the colonial notions of self-sufficiency of Indian village. Village exogamy is one of the prime examples that underscore that villages were interdependent. He considered village to be integrated with the wider society. He saw marriage, family, and jajmani system also as central to the understanding of village and caste. तो इनका कहने का मतलब है कि मैरिज, फैमिली और जजमानी सिस्टम क्या है, ये सेंट्रल पार्ट थे ना विलेज के, जहाँ पे अगर अंडरस्टैंड करना हो विलेज को, अच्छे से अंडरस्टैंड करना हो, कास्ट को अंडरस्टैंड करना हो, तो ये सारी बातें वहाँ पे थी. अब इनका थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी देख लेते हैं. वन ऑफ द मेजर क्रिटिसिजम्स ऑफ हिज राइटिंग्स एंड अप्रोच इज दैट हिज फोकस रिमेन्ड ऑन कम्युनिटी एंड कास्ट. तो इनका मेन फोकस कम्युनिटी और कास्ट पे ही था, यही इनका क्रिटिसिज्म बन जाता है. सम सोशल थिंकर्स से दैट हिज कॉन्सेप्ट ऑफ विलेज इज ओवर बर्डन विद द कास्ट. तो मान लीजिए जैसे कार्ल मार्क्स को कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स पे ही वो पूरी डिपेंडेंट हो गए, तो उससे उतर वो कुछ देख नहीं पा रहे थे. वैसे इनका ही विलेज और कास्ट इनका मेन, इसके अलावा इन्हें कुछ दिखता नहीं था. ठीक है. ही डिडंट गिव डेवलप अ macro understanding of Indian society similar to the one developed by other functionalists. Further, his methodology of focusing on a single village also left little scope of generalization despite being rich in depth. तो जहाँ डेप्थ ज़्यादा आ जाएगी तो वहाँ पे फिर जनरलाइज उसको कैसे कर पाएंगे, ये भी बात होती है ना. अब इनका एक कॉन्सेप्ट है संस्कृताइजेशन, वो देख लीजिए. द टर्म संस्कृताइजेशन वॉज कॉइंड बाय द एम एन श्रीनिवास एंड ही डिफाइंड, इन्होंने क्या डिफाइन किया, द प्रोसेस बाय विच अ लो कास्ट और ट्राइब or other group takes over the customs, ritual beliefs, ideology and style of life of a high and in particular a twice born यानी द्विज जिसे कहा जाता है कास्ट. इट इज़ एन एंडोजेनस सोर्स ऑफ सोशल चेंज. तो कह रहे जहाँ पे लो ट्राइब हो, लो कास्ट हो, वो जब उच्च कास्ट या ट्राइब को फॉलो करने लगते हैं, उनके रिचुअल्स, उनके बिलीव्स, उनके स्टाइल ऑफ लिविंग ना, ये सब जब फॉलो करने लगते हैं और वो दोबारा से ये सब चीज़ें होती हैं, इसीलिए उसको ट्वाइस, वो दोबारा जन्म लेना कहा जाता है, इसी को द्विज कहा जाता है. ठीक है. ये क्या है, एंडोजेनस सोर्स ऑफ सोशल चेंज है. द टर्म संस्कृताइजेशन वॉज कॉइंड एंड यूज्ड बाय एम एन श्रीनिवास टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कल्चरल एंड सोशल मोबिलिटी इन द ट्रेडिशनल and social structure of Indian society. He first propounded this concept formally in his book Religion and Society Among the Cooks of the South India. तो ये concept उसी किताब से आ रहा है. किताब का नाम है Religion and Society Among the Cooks of South India, 1952. Sanskritization refers to a process that pertains to structural, मतलब कह रहे कल्चरल और सोशल मोबिलिटी जहाँ पे हो जाती है ना, and it existed even before before the onset of colonialism. However, secularization, westernization and modernization started in India only after the arrival of the Britishers. ठीक है. The idea is path breaking also because it introduced and validated field work as an essential component in developing and understanding of the Indian society. तो इसी ने क्या एक path breaking कह सकते हैं आइडिया था ये, मतलब जो पुराने ढर्रों को तोड़ते हुए, कि किसको इन्होंने वैलिडेट किया कि फील्ड वर्क करिए, फील्ड वर्क से आपको सटीक नॉलेज मिलती, सटीक आप इस थ्योरीज को दे पाएंगे. ठीक है. इन्होंने उसको एसेंशियल कंपोनेंट बना दिया ताकि किसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इंडियन सोसाइटी को. द इम्पैक्ट ऑफ संस्कृताइजेशन इज मैनीफोल्ड, यानी इसका बहुत सारा इफेक्ट था, impact था. Its influence can be seen in language, literature, ideology, music, dance, drama, style of life and ritual. The process gained momentum after the arrival of the British as a means of communication, hastened the process and its impact was felt in even the remotest corners of the villages. तो कह रहे हैं कि जैसे जैसे ब्रिटिशर्स भी आए तो इस प्रोसेस ने मोमेंटम गेन किया, क्योंकि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ रहे थे, यानी कि रेलवेज बनाए जा रहे थे ना, रोड्स बन रही थी, टेलीग्राफ, ये सब का मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ रहा था, इससे इम्पैक्ट भी बढ़ रहा था, क्योंकि रिमोट से रिमोट विलेज में भी इनका जो काम था वो जाना जा रहा था ना. ओके. In his study among the crooks of erstwhile state of Mysore, he found that lower castes, in order to raise their position in the caste hierarchy, adapted some Brahminical customs and gave up some of their own, which were considered to be impure by the higher castes. For example, they gave up meat eating, consumption of liquor, and offering of animal sacrifice to their deities. They imitated the Brahmin in matters of dress, food and rituals. By doing so, within a generation or so, they could claim higher position in the local social order. In other words, they thought that the higher castes should accept them as their equals and would treat them with honor and dignity. To donate this
टू कह रहे हैं कि यहाँ पे क्योंकि जो लोअर कास्ट थे वो उनके ब्राह्मणिकल जो कॉन्सेप्ट थे उनको फॉलो कर रहे थे, जैसे कि शराब ना पीना, मांस का भक्षण ना करना, ये सारी चीज़ें वो छोड़ रहे थे, ये सब चीज़ें अपना रहे थे कि इन सब चीज़ों को छोड़ना है। यानी जो मीट वगैरह खाते थे वो गिव अप कर चुके थे, है ना, जो शराब वगैरह पीते थे वो छोड़ चुके थे। तो ये समझते थे कि सोशल ऑर्डर में जब हम उनको फॉलो करेंगे वो हमें एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा वो मानते थे। इसीलिए इसको पूरा क्या किया गया, संस्कृताइजेशन इसीलिए किया गया, संस्कृति ही पूरी बदल रही है, ठीक है। To denote this process of social mobility, Srinivas has first used the term Brahmanization. Brahmanization कहा, Sanskritization is much broader concept than Brahmanization. In many cases, the higher castes were not Brahmins; they were Kshatriyas, Vaishyas, and higher Shudras in various regions of the country. Thus, desanskritization, even tribalization occurs when the non-Brahmins and tribes respectively are the dominant groups. तो कह रहे हैं जहाँ पे ये dominant groups होते थे, जहाँ पे tribes हैं, है ना, उसमें भी जो हायर शूद्राज हैं उनको, तो वहाँ पे डिसंस्कृताइजेशन भी हुआ, यानी कुछ ब्राह्मण लोग उनको भी फॉलो, यानी बहुत सारे आज की डेट में भी आप देखते हो कि ब्राह्मण जो हैं वो मीट खाने लगे हैं, लीकर पीने लगे हैं, शराब पीते हैं। तो इसी को क्या कह दिया उन्होंने, डिसंस्कृताइजेशन कह दिया। और क्या कह दिया, नॉन ब्राह्मण्स उनको कहा उन्होंने, ठीक है। तो अब मेजर फीचर्स एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द संस्कृताइजेशन ये हम कल कर लेंगे, और इसका क्रिटिसिज्म भी संस्कृताइजेशन का वो कल करेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन आपके लिए अच्छा रहा होगा, आई होप आपने सब इन्जॉय किया होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, समझ लिया होगा, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।